Hello everyone, this is my first video in my YouTube channel, so please like and subscribe. My first topic is the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act NDPS 1985. ये एक्ट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इलीगल तरीके से कोई भी ट्रैफिकिंग होती है नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, उसको रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए एंड प्रिवेंशन करने के लिए ये जो एक्ट है वो बनाया गया है। तो सबसे पहले हम डील करते हैं इंट्रोडक्शन। जो है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन है। द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड NDPS एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच वॉज पास्ड इन 16 September एंड कम इनटू फोर्स ऑन 14 November 1985 अंडर ऑफ द प्रोहिबिशन एक्ट। वहाँ पे मिस्टेक है, वो है अंडर ऑफ द प्रोहिबिशन एक्ट। तो जो है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है, इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है। और इसे पास कब किया गया था? 16 सितंबर में, बट इसे लागू कब किया गया? 14 नवंबर 1985 में। देन अंडर ऑफ द प्रोहिबिशन एक्ट। इसे प्रोहिबिशन एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोहिबिशन मतलब कोई भी इलीगल चीज़ों को रोकने के लिए। तो ये एक्ट है वो इलीगल तरीके से कोई भी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक्स जो सब्सटेंस है उनको अगर कोई कंजप्शन करता है, प्रोडक्शन करता है, कल्टीवेशन करता है, खेती करता है, तो उससे रोकने के लिए ये एक्ट को बनाया गया है। इसलिए ये एक्ट प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर आता है। फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो फर्स्ट है प्रोहिबिट, कंट्रोल, रेगुलेट द ऑपरेशन रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। कोई भी जो नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड कोई भी अगर ऑपरेशन है तो उसको प्रोहिबिट करना है, कंट्रोल करना है और रेगुलेट करना है, इसका मेन ऑब्जेक्ट। देन सेकेंड है इट ऑल्सो प्रोवाइड लाइसेंस सिस्टम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इनर स्टेट ट्रैफिकिंग, कल्टिवेशन, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल ऑफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। जो हमारे लिए नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर हम इसे मैक्सिमम क्वांटिटी में लेते हैं तो बहुत सारी डिसीजेस जो मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हैवी डोसेज होती है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले नहीं सकते। बट कुछ क्वांटिटी में वो हमें लेना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई मेंटली पर्सन होता है, उसके लिए अगर कोई ड्रग दिया जाता है, एंटी डिप्रेसिव, एंटी एंजाइटी ड्रग, तो ये सब ड्रग तो हमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए जो है लाइसेंस, अगर कोई इसका प्रोडक्शन कर रहा है तो वो लाइसेंस के थ्रू ही कर सकता है। तो इस जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल में लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द कल्टीवेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल करने के लिए इन लिमिटेड अमाउंट में। उसकी भी एक लिमिट अमाउंट होती है। देन फिर हम बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ NDPS एक्ट। जो है NDPS एक्ट बनाया गया है उसको फीचर्स में डिवाइड किया गया है, उसे 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है चैप्टर 1, सेकंड है चैप्टर 2, थर्ड है चैप्टर 3, 4 है चैप्टर 4 एंड 5 चैप्टर 5 एंड 6 चैप्टर 6। तो हम अब डील करेंगे चैप्टर 1 कि चैप्टर 1 में होता क्या है। चैप्टर तो है चैप्टर 1। इन दिस चैप्टर डिफाइन ऑल द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इसमें जितने भी नारकोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उसको डिफाइन किया गया है कि क्या होती है नारकोटिक ड्रग। तो फर्स्ट है नारकोटिक ड्रग्स। ड्रग्स तो उसमें है अ ड्रग दैट इज मॉडरेट इन डोसेज, डल द सेंसेस, वो रिलीफ पेन है, एंड इंड्यूस स्लीप, बट एक्सेसिव डोसेज कॉज स्टूपर, कोमा एंड कन्वल्सन डिसऑर्डर एट्सेट्रा। जो कि ये है, ये रिलीफ पेन है, ये है हमारा इंड्यूस स्लीप एंड ये है हमारा डोसेज। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो ठीक है। तो जो कि नारकोटिक ड्रग्स क्या होती है, नारकोटिक ड्रग्स जो है अगर हम मॉडरेट डोज में अगर हम लेते हैं तो वो हमारे जो सेंसेस है उसको डल कर देती है, हमें पेन से बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है और हमारी स्लीप को बढ़ा देती है। बट अगर हम उसे एक्सेसिव अमाउंट में हम अगर लेते हैं तो वो स्टूपर की कॉज होने की कंडीशन हो सकती है, कोमा एंड कन्वल्सन डिसऑर्डर एंड बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं।
देन फिर आता है जो नार्कोटिक ड्रग इंक्लूड कोका प्लांट, कैनाबिस प्लांट, ओपियम पॉपी, ओपियम प्लांट एंड इंक्लूड ऑल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। जो है नार्कोटिक ड्रग्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे ओपियम प्लांट आ जाता है, कोका प्लांट आ जाता है, कैनाबिस प्लांट आता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं ओपियम प्लांट्स को कि ओपियम प्लांट्स होते क्या हैं। इट मीन्स कंजुगेटेड जूस ऑफ ओपियम पॉपी। जो है ओपियम पॉपी क्या होता है, कंजुगेटेड जूस होता है इस प्लांट का। देन ये इससे 0.2% मॉर्फिन बनता है। और जो पॉपी स्ट्रॉ होता है, पॉपी स्ट्रॉ मीन्स ऑल पार्ट ऑफ द ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी के ऑल पार्ट्स को पॉपी स्ट्रॉ बोला जाता है, बस जो है सीड और लीफ को छोड़ करके। ये होता है हमारा ओपियम प्लांट होता है, ये हमारा ओपियम प्लांट है। ओके, देन आता है कैनाबिस प्लांट। जो कैनाबिस प्लांट में क्या क्या आ जाता है, कैनाबिस प्लांट से क्या क्या प्लांट से क्या क्या बनते हैं, गांजा, भांग, चरस। तो जो गांजा होता है वो गांजा कैनाबिस प्लांट के फ्लावर और फ्रूट से बनता है, इसमें बीज और लीफ को छोड़ करके। वैसे ही भांग जो होता है वो भांग लीफ से बनती है। देन चरस, चरस क्या होता है, सेपरेट रेजिन होता है, रेजिन नोन एज हसीस ऑयल। चरस को और क्या बोला जाता है, हसीस ऑयल भी बोला जाता है। देन आ जाता है थर्ड वन इज कोका प्लांट। इट मीन्स द प्लांट एनी स्पीसीज ऑफ द जीनस इरिथ्रोजाइलोन। इरिथ्रोजाइलोन जो जीनस होता है उसके जो स्पीसीज होती है वो कोका प्लांट्स होते हैं। देन कोका डेरिवेटिव, एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीव्स। जो है उसमें क्या क्या होते हैं कोका डेरिवेटिव्स में, कोका लीव्स होते हैं और ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग 0.1% ऑफ कोकेन। इससे कोका प्लांट से क्या बनता है, कोकेन बनता है। देन हम पढ़ते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होता है, तो एनी सब्सटेंस नेचुरल एंड सिंथेसाइज ऑफ एनी सॉल्ट नहीं है, वो सॉल्ट है। हाँ, एक मिनट, सॉल्ट, ओके। That affected how the brain work and causes change in mood, awareness, thought and feeling। जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो नेचुरली भी हो सकते हैं और सिंथेसाइज भी होते हैं, और उसके कोई सॉल्ट हो सकता है जो कि अफेक्ट करता है हमारा कि हमारा जो ब्रेन है वो कितना वर्क कर रहा है, और कॉज क्या करता है, हमारे मूड को चेंज कर देता है, हमारे अवेयरनेस को डल कर देता है। देन थॉट्स और फीलिंग, इन सबको कंट्रोल करता है। जो ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो होते हैं उसमें इंक्लूड ऑल द एंटी डिप्रेसिव एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स आते हैं, जैसे कि लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स, डाइजेपाम, एम्फेटामाइन। ठीक है। देन हमारा आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमिटी, ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, देन नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ड्रग एब्यूज। सो फर्स्ट है मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रिवेंट इलिसिट ट्रैफिकिंग। जो कि इलीगल तरीके से जो ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स होते हैं, क्या क्या वो मेजर करता है, वो इसमें बताया गया है चैप्टर 2 में। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर फॉर प्रिवेंटिंग एंड कम्बेटिंग एब्यूज ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग। जो कि नार्कोटिक ड्रग है उनके इलीगल ट्रैफिकिंग होने से वो रोकता है, प्रिवेंट करता है, और कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय वेरियस ऑफिसर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेला फंक्शन तो नहीं कर सकता, वो अपने जो है वेरियस ऑफिसर्स के साथ और स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेट होकर के फंक्शन परफॉर्म करता है। देन फिर आता है थर्ड है आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन आफ्टर केयर रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट। जो एडिक्ट पर्सन होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे एजुकेट किया जाता है,
और उसका रिहेबिलिटेट किया जाता है। इट मीन्स उसके प्रीवियस कंडीशन में लाने के लिए उसे हेल्प किया जाता है। जो कि कौन मेजर्स करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर्स करता है। देन फोर्थ है assistance the concerned authority in foreign countries and concerned international organization with a view to facilitating coordination and universal action for preventing and supervision of illegal trafficking in narcotic drug and psychotropic substance। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल जो अथॉरिटी होती है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके फंक्शन परफॉर्म करता है, जो इंटरनेशनल इलीगल ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकता है और प्रिवेंशन करता है इलीगल ट्रैफिकिंग की, जो नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल में जो है ऑफिसर्स बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, नार्कोटिक कमिश्नर। नार्कोटिक कमिश्नर कौन होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट नार्कोटिक कमिश्नर एंड सच अदर ऑफिसर एज इट थिंक फिट। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नार्कोटिक कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, बट ऐसी किसी को भी नार्कोटिक कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया जाता, उनके लिए भी कोई क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही कोई नार्कोटिक कमिश्नर बन पाता है। तो फिर चूज़ किया जाता है, नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। देन जो नार्कोटिक कमिश्नर है वो हिमसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिसर्स सेल परफॉर्म द फंक्शन रिगार्डिंग टू। जो नार्कोटिक कमिश्नर होता है वो खुद और अपने अदर ऑफिसर्स के साथ मिल करके फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फर्स्ट है द सुपरविजन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी के खेती अगर कोई कर रहा है तो उसका क्या करता है, सुपरविजन करता है। प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, जो है अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है ओपियम का तो उसको सुपरविजन करता है एंड अदर फंक्शन परफॉर्म करता है। देन तो है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी। तो जो कि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाती है, जो कि कोई भी उसमें जो एक्ट है उसमें कोई न्यू पॉइंट्स ऐड करने के लिए, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन को ऐड करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए, कोई भी एक्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, कोई भी एक्ट के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने के लिए न्यू रूल्स बनाए जाते हैं। तो वो रूल्स कौन बनाती है, ये कंसल्टेटिव कमेटी बनाती है। तो इसलिए ये कंसल्टेटिव कमेटी तैयार की जाती है। The central government may constituted by notification in the official gazette and advisory committee to be called नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के थ्रू मिल करके एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी को कहा जाता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी। इस कमेटी में जो द कमेटी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर नॉट मोर देन 20 मेंबर। जो ये कमेटी बनाई जाती है उसमें कौन होता है, एक चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है और बाकी सब 20 मेंबर्स होते हैं। और इसमें जो है 20 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं जो है कमेटी में मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन टू दिस एक्ट। जो अगर कोई भी मैटर्स होता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस लिया जाता है। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि हमने पढ़े अभी ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल में जो ऑफिसर्स परफॉर्म करते हैं फंक्शन, वैसे ही स्टेट लेवल में स्टेट जो ऑफिसर्स है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच ऑफिसर विथ सच डिजाइनेशन एज इट थिंक्स फिट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो ऑफिसर्स को जो है चूज़ करता है, ऑफिसर्स अपॉइंट करता है, तो उसके लिए भी जो क्राइटेरिया होती है उसको वो फुलफिल करना चाहिए। देन द ऑफिसर अपॉइंट अंडर सब सेक्शन सेल बी टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट और इफ सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफ एनी अदर अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स। जो है जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने सब सेक्शंस के थ्रू फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो कंट्रोल एंड डायरेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अकेला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। वो जो है उनके अदर सब सेक्शंस होते हैं, अदर सब अथॉरिटीज़ होती हैं, वो जो अदर सब सेक्शंस में जो
जो मेंबर्स होते हैं उनको वो अथॉरिटी दी जाती है कि वो उनका क्या क्या फंक्शन होता है, और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं। फिर है लास्ट 5th है हमारा चैप्टर 2 का नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़। जो इसमें नेशनल फंड लिया जाता है, जो कि क्यों लिया जाता है? कंट्रोल करने के लिए ड्रग एब्यूज़ को। तो फर्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कंसल्टेटिव अ फंड टू बी कॉल्ड द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल एंड ड्रग एब्यूज़ एंड देयर शैल बी क्रेडिटेड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन निकालता है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, और एक कमेटी बनाया जाता है जो जिसे क्या कहा जाता है? नेशनल फंड फॉर कंसल्टेटिव एंड ड्रग एब्यूज़। और जो है ये फंड कब कब रिलीज़ किया जाता है? तो फर्स्ट है हमारा कम्बेटिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। जो है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये जो फंड है तब रिलीज़ किया जाता है। सेकेंड है कंट्रोल द एब्यूज़ ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो कि कंट्रोल करते हैं नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो होता है वो उन सब के एब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देन आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेटिंग एडिक्ट। जो है अगर कोई एडिक्ट पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको ट्रीटमेंट करना है, उसको रिहेबिलिटेट करना है एंड एजुकेट करना है उसको उस जो है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अगेंस्ट। देन प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज़, प्रिवेंट करना है प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज़, जो ड्रग एब्यूज़ को प्रिवेंटिंग के लिए ये जो फंड है वो रिलीज़ होता है। देन एजुकेट द पब्लिक अगेंस्ट एब्यूज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक को एजुकेट करना। तो जब पब्लिक को एजुकेट करने के लिए न्यू न्यू प्रोग्राम बनाए जाते हैं तब जो फंड है वो रिलीज़ होता है। देन है फिर हमारा आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में है उसमें 3 पॉइंट्स है। चैप्टर 2 में कितने पॉइंट थे? 5 पॉइंट्स थे। चैप्टर 3 में फर्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिट द सर्टन ऑपरेशन, की कौन कौन से जो ऑपरेशन है वो इस एक्ट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। सेकेंड है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल परमिट एंड रेगुलेशन, की सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर है, क्या वो कंट्रोल कर सकता है, क्या परमिट कर सकता है, क्या रेगुलेट कर सकता है। वैसे ही पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल परमिट एंड रेगुलेट, तो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बताया गया है इसमें। फर्स्ट फिर हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन ऑपरेशन। उसमें फर्स्ट है कल्टीवेशन एनी कोका प्लांट और गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट। अगर कोका प्लांट्स की खेती कर रहा है या फिर उसे गैदरिंग कर रहा है उसके या रख रहा है अपने पास कोई कोका प्लांट के किसी भी पोर्शन को, तो वो सब कंट्रोल करने का क्या कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इस एक्ट के थ्रू ये सब आते हैं। सेकेंड है कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी और एनी कैनाबिस प्लांट। अगर ओपियम पॉपी का या कोई कैनाबिस प्लांट की कोई खेती वगैरह कर रहा है तो उसको भी कंट्रोल करता है। देन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, एक सेकेंड, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, यूज़, कंजप्शन, इंपोर्ट, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट import into India, export from India and transit any narcotic drug and psychotropic substance। अगर कोई भी जो है इलीगल तरीके से विदाउट इस एक्ट के परमिशन के, विदाउट लाइसेंस के, विदाउट किसी ऑफिसर्स की परमिशन के, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी नार्कोटिक ड्रग जैसे कोका प्लांट हो गया, कैनाबिस प्लांट हो गया, ओपियम पॉपी हो गया, ओपियम स्ट्रॉ हो गया, उसका अगर कोई प्रोडक्शन करता है, उसका अगर मैन्युफैक्चर करता है, उसे अगर सेल करता है, बेचता है या लेता है, या अगर कोई ट्रांसपोर्ट करता है इलीगल तरीके से, या अगर कोई यूज़ कर रहा है या फिर कोई कंजप्शन कर रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि लेना और ले जाना और लाना अगर इंटर स्टेट में अगर कोई कर रहा है, या फिर कोई इंटरनेशनल तरीके से इंडिया से बाहर कोई ले जा रहा है, या फिर बाहर से कोई इंडिया में अगर ला रहा है, वो सब अगर कोई अगर करता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, तो वो सबको कंट्रोल करने का कौन फंक्शन करता है? ये एक्ट परफॉर्म करता है। देन है
पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल परमिट एंड रेगुलेशन, कि क्या क्या पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एक्ट के थ्रू। तो फर्स्ट है द कल्टीवेशन और गैदरिंग ऑफ एनी पोर्सन और प्रोडक्शन पोसेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग, जो कि कल्टीवेशन करना, खेतीबाड़ी करना या रखना किसी पोर्शन का नार्कोटिक ड्रग्स के, वो सब जो अगर फंक्शन कोई भी परफॉर्म कर रहा है इलीगल तरीके से, तो वो सब कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है सेंट्रल लेवल में। फिर है उसी तरीके से जो अगर सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इनर स्टेट कंजप्शन ऑफ एनी कोका प्लांट्स, ओपियम पॉपी, कैनाबिस प्लांट, ये सब अगर कोई करता है इलीगल तरीके से, तो उसका आपका कंट्रोल कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। बट अगर किसी पर्सन के पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस के थ्रू अगर ये सब काम कर रहा है, अगर वो सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो उसको जो है परमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है। बट उसके भी एक लिमिट क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है, उसके अंडर ही वो कोई पर्सन जो है वो नार्कोटिक ड्रग्स जो है जैसे ओपियम पॉपी है, कैनाबिस प्लांट है, उन सबको वो प्रोडक्शन कर सकता है मैन्युफैक्चर कर सकता है, सेल कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे जैसे फार्माकोलॉजिकल कंपनियाज होती है, वहाँ पे मेडिसिन को फॉर्म करने के लिए ये सब वहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है बहुत सारी ड्रग्स का, तो उनके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है। उन लाइसेंस के भी सम क्राइटेरियाज होते हैं, लाइसेंस हर किसी को नहीं मिल पाता है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना, फिर उसमें जो टैक्स वगैरह आते हैं जितना भी टैक्स होता है उन सबको प्रॉपर टाइम टू टाइम पे करना, ये सब। तो उन सब के लिए जब जो होता है वो तब की कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो परमिट करती है। फिर है एक सेकेंड, द स्टेट ऑफ ओपियम डेरिवेटिव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्टर फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ओपियम के डेरिवेटिव्स को इंडिया से बाहर अगर बेचता है या फिर ले जाता है तो उसके लिए रोक लगाती है। देन फिर आ जाता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल, परमिट एंड रेगुलेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने पावर देख ली, वो जो सेंट्रल लेवल में, मतलब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वही जो है स्टेट गवर्नमेंट भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट ये स्टेट लेवल में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सेंट्रल लेवल में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो है द पोजीशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यूज़ टू कंजप्शन ऑफ कोका लीव्स, ओपियम पॉपी, कैनाबिस प्लांट, वो सब जो होता है, ये सब का अगर कोई इलीगल तरीके से कर रहा है तो उसे रोक लगाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कि उसमें अगर इस टाइप से अगर कोई इलीगल तरीके से इन सब का जैसे सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी पेनल्टीज़ होती है। उसमें द टाइम लिमिट्स विथ इन कल्टिवेटर मे बी गिवन फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनाबिस प्लांट, जो कि जिसके पास लाइसेंस होता है कल्टीवेटर के पास, उसके लिए भी उसको भी एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि इसी टाइम लिमिट में तुम किसी भी जो ड्रग है उसकी खेती कर सकते हो। ऐसे हम नहीं, साल भर कोई नहीं खेती कर सकता है, उसके लिए एक टाइम लिमिट दिया जाता है। तो उस टाइम लिमिट पे ही जो कल्टीवेटर है वो कल्टीवेशन कर सकता है कैनाबिस प्लांट का। देन थर्ड है authorities only the cultivator licensed by the prescribed authority, जो है उसके पास जो है कल्टीवेटर्स है उनके पास अथॉरिटी होती है, क्योंकि उनके पास लाइसेंस होता है तो उनके पास वो सब अथॉरिटी होती है कि वो ये सब फंक्शन परफॉर्म कर सके। ये जो सेल, परचेस है, जितने भी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है उनका। फिर है नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब द फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ परमिट लाइसेंस, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि लाइसेंस जो है वो हर किसी के पास नहीं हो सकता, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, उस सबको फुलफिल करना पड़ता है। उसके जितने भी टैक्स दिया होता है, अगर कोई ड्रग्स का अगर कोई कल्टीवेशन कर रहा है तो उसके कितने अमाउंट में वो
कितनी अमाउंट में वो कल्टीवेशन कर रहा है, उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और तो उन सबको उसके जो है डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। उसके लिए भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स रखना पड़ता है। अगर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स प्रॉपर नहीं होते हैं तो उससे भी उसको भी इलीगल माना जाता है। फिर है नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर आता है ऑफेंस एंड पेनल्टीज़। चैप्टर 4 सो ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ मैंने बताया था, अगर कोई इलीगल तरीके से अगर ऐसा कोई काम करता है, कोई कंजप्शन करता है, सेल करता है, परचेस करता है अगर किसी भी ड्रग्स का, तो वो उसको सज़ा दी जाती है। और उसमें सज़ा तो ज़्यादा होती है, उसमें जो कि पेनल्टी होती है वो कम होती है, बट उसमें जो सज़ा होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर कोई ओपियम पॉपी का अगर कोई सेल करता है, परचेस करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, अगर स्मॉल क्वांटिटी मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू एक क्वांटिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको अगर वो कोई सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है ओपियम प्लांट्स का और उनके कोई भी डेरिवेटिव्स का, तो उसमें 6 मंथ के उसको जेल होगी और 1000 रुपये उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और अगर मीडियम क्वांटिटी है, मतलब लेजर देन कमर्शियल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा एंड कमर्शियल क्वांटिटी से कम, यानी मीडियम क्वांटिटी है, तब की कंडीशन में जो होता है वो 10 ईयर की उसको सज़ा होती है और 1 लाख रुपए उसे पेनल्टी पे करनी पड़ती है। वैसे ही जो कि कमर्शियल क्वांटिटी मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो क्वांटिटी प्रोवाइड की जाती है उससे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है ओपियम पॉपी का, ओपियम प्लांट्स का, तो तब की कंडीशन में उसे 10 से 20 साल की सज़ा हो जाएगी और 1 से 2 लाख के रुपये से पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो जो इनको जो सज़ा होती है वो उनका कोई किसी भी तरह की उनको बेल नहीं मिलती, और इससे जो सज़ा है उसको वो बढ़ भी सकती है पर घट नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गलत है। देन फिर आता है इसी तरीके से अगर कैनाबिस प्लांट का भी अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है, परचेस करता है, तो उसे 6 मंथ की उसको सज़ा होगी और 10,000 उसे पे करनी पड़ेगी पेनल्टी। वैसे ही अगर मीडियम क्वांटिटी में है तो 10 ईयर की सज़ा होगी और 1 लाख रुपए उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कमर्शियल क्वांटिटी भी है तो उसे 10 से 20 ईयर की सज़ा होगी और 1 to 10 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इस टाइप से है, इसी टाइप से है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का भी, साइकोट्रोपिक प्लांट्स है, सब्सटेंस है, उनका भी अगर कोई ऐसे ही यूज़ करता है तो सेम है, यही सेम इतनी सज़ा और इतनी पेनल्टी है। अगर कोई इलीगल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है, तब की कंडीशन में भी इतनी ही पेनल्टी है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो 6 मंथ, लार्ज क्वांटिटी में है, कमर्शियल क्वांटिटी में 10 to 20 ईयर की उसे सज़ा होगी। देन है अगर एक सेकेंड, अगर कोई कंजप्शन करता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का तो उसे 1 ईयर की से जेल हो सकती है और 20,000 उसको जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर आता है चैप्टर 5। हमने चैप्टर 4 पढ़ ली, उसमें था पेनल्टी एंड ऑफेंस। अब चैप्टर 5 में क्या है, उसमें है पावर टू इशू वारंट एंड अथॉरिटीज़, कि किसके पास जो है इशू वारंट की अथॉरिटीज़ होती है, कि कब कब कंडीशन में हम इशू वारंट कर सकते हैं और किसके पास होती है। तो अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास स्पेशली empowered by the state government in this behalf may issue the warrant for the arrest of any person whom he is reason to believe to have committed any offence punishable under this act। किसके पास वारंट इशू करवाने की अथॉरिटी होती है? फर्स्ट होती है
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, सेकंड होता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। इनके पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है कि ये जो है अगर कोई पर्सन है उस अगर हमें कोई लग रहा है कि वो पर्सन इलीगल तरीके से वो इस ऑफेंस में इंक्लूड है, इसमें तो उसको पनिश करना है, तो उसके लिए जो है ये जो है इशू वारंट किया जा सकता है। देन सेकंड है गिव्स पावर टू एंट्री, सर्च, सीजर्स एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एंड अथोराइजेशन टू लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स। जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स है उनको ये पावर होती है कि वो विदाउट वारंट के किसी के घर में भी एंट्री कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीजर्स कर सकते हैं। इट मीन्स अगर कोई ड्रग्स अगर मिलती है तो उसे वो अपने पास रख सकते हैं, मतलब उसे जब्त कर सकते हैं। सीजर्स का मतलब होता है जब्त कर सकते हैं, ये इनको पावर होती है। देन फिर आता है नेक्स्ट आता है हमारा डिस्पोजल टू सीजर्स नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अगर जो ड्रग्स है वो जब्त की गई है, बहुत सारी जो ट्रैफिकिंग होती है, अगर वहाँ से अगर ड्रग्स जब्त किए जा रही है उन ऑफिसर्स के थ्रू, तो उसको डिस्पोजल कौन करता है, यही ऑफिसर्स डिस्पोज करते हैं, उनको ये अथॉरिटी दी जाती है। देन आइडेंटिफाई एंड फ्रीजिंग ऑफ इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और अगर इन सब कामों में अगर कोई इलीगल प्रॉपर्टीज अगर उसमें एक्वायर्ड हो गई है तो उसको आइडेंटिफाई करना और फ्रीजिंग का काम करना, ये भी चैप्टर 5 में आता है। देन आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेक इन गुड फेथ। इट मीन्स legal proceedings shall lie against the central government and state government officers and other person exercising any power and discharging any function performing under this act for good faith done। हाँ, इसके अंदर ये आता है कि अगर कोई ऑफिसर्स है, अगर उससे किसी पे शक हो रहा है कि वो पर्सन, अगर कोई एक पर्सन है कि वो पर्सन जो है ये इलीगल ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है या फिर कोई उसने ऑफेंस किया है, तो वो विदाउट उसकी परमिशन के जो है उसको चेक कर सकता है, कि उसके पास अगर कोई ड्रग्स वगैरह, अगर मान लो कोई पर्सन है, अगर मैं एज अ ऑफिसर्स हूँ और मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन है उसके पास ड्रग्स हो सकते हैं, तो मैं उसे चेक कर सकती हूँ, चेकआउट कर सकती हूँ, पूरा उसके सामान को चेकआउट कर सकती हूँ, उसे चेकआउट कर सकती हूँ। और उसके लिए जो है मुझ में कोई भी मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी इसके लिए। अगर बाई चांस उसके पास रह गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला तो तब की कंडीशन में, क्योंकि हम तो एक अच्छे फैथ के लिए कर रहे हैं ना, अच्छे उसके लिए कर रहे हैं, गुड फैथ के लिए, कि अगर बाई चांस उसके पास होता तो वो पकड़ा जाता, और उसके पास नहीं है तो ठीक है। देन है फिर सेकंड है power of government to stabilize centers for identify treatment etc. of addicts and for supply of narcotic drug and psychotropic substance। तो इसमें है जो गवर्नमेंट है उसको ये पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर्स होती है कि जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अगर बनाए जाते हैं, जो एडिक्टिव पर्सन होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए और रिहैबिलिटेट करने के लिए, उसको प्रीवियस कंडीशन में लाने के लिए तो जो है वो मनाए जाते हैं। तो इसमें है गवर्नमेंट में स्टेबलाइज, रिकॉग्नाइज ऑफ प्रूव्ड एज मैनी सेंटर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, एजुकेशन, आफ्टर केयर, रिहैबिलिटेशन, सोशल रिहैबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट एंड फॉर सप्लाई सच कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट। जो कि है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या बहुत सारे सेंटर्स बनाए जाते हैं जो कि एडिक्ट पर्सन होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको फिर ट्रीटमेंट करने के लिए और उनको रिहैबिलिटेशन करने के लिए, मतलब रिहैबिलिटेशन केयर देने के लिए जो आफ्टर ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनको एजुकेट किया जाता है कि अगर हम जो ये इलीगल जो
तरीके से जो इलीगल तरीके से जो कंज्यूम करते हैं इस ड्रग्स को या फिर एडिक्ट होते हैं, तो उसके की हम उसके कि कितनी ये हमारे लिए हार्मफुल होती है वो सब हम उनको बताएंगे। ठीक है, तो ये सब है हमने पढ़ा इस एक्ट के अंदर कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर। जो कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में क्या होता है, 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर में बताता है कि फर्स्ट चैप्टर में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को बताया गया है। सेकंड में जितनी भी अथॉरिटीज़ होती है, ऑफिसर्स होते हैं, नेशनल फंड्स होता है, वो सब सेकंड चैप्टर में आता है। थर्ड चैप्टर में आ जाता है कि क्या उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो होता है। फोर्थ में आ जाता है जितनी भी पेनल्टीज़ होती है वो सब आ जाता है, क्या क्या उसको कितनी अमाउंट में पेनल्टी होती है वो सब। देन फिफ्थ में आ जाता है कि जो इशू वारंट की अथॉरिटी किसको दी जाती है, कहाँ हमें सर्च करना है बिना वारंट के, किन किन को अथॉरिटी होती है वो सब होता है। देन चैप्टर 6 में होता है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाती है, तो वो सब होता है। तो आई होप you understand this topic, so please like, subscribe my channel. Thank you so much.